हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके सिलेबस से खंड ब के तहत सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय व्यवस्था एवं संविधान। सबसे पहले देख लेते हैं संविधान। संविधान क्या है दोस्तों? संविधान नियमों अथवा सिद्धांतों का एक ऐसा खाका है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अनुसार जो है एक राष्ट्र को, एक सरकार को जो है चलना होता है। तो ये सामान्यतः लिखित तौर पे होते हैं, कुछ देशों के संविधान मौखिक भी हैं, परंतु भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा या सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। इस संविधान को बनाने की जो प्रक्रिया है वो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के गठन के साथ प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ था इस दिन। इस संविधान सभा में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समितियां बनी हुई थी। तो इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे या सभापति थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। इसी के अंतर्गत जो ड्राफ्ट समिति थी जिसको संविधान की ड्राफ्टिंग करनी थी, तो ड्राफ्ट समिति के सभापति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के सलाहकार जो थे बी.एन. राव को रखा गया था। बी.एन. राव पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव था। इसी चीज को देखते हुए उन्हें संविधान सभा का सलाहकार रखा गया था। तो ये तो हुए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो संविधान सभा के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा कर रहे थे। फिर संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसके बाद से बैठकों का सिलसिला चला। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और फिर ये कार्य जो है 2 साल 11 माह और 18 दिवसों तक चला। तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को इनने संविधान सभा ने अपना कार्य पूर्ण किया। 24 जनवरी 1947 को 1950 को, उस समय भारतीय संसद में जितने भी सदस्य थे, एमपीज थे 299, परंतु उसमें से 284 जो मेंबर्स थे उन्होंने उस पर साइन किया। 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। 284 जो मेंबर्स थे, सदस्य थे उनके। और इसी दिन 24 जनवरी को चूंकि संविधान सभा का कार्य पूरा हो गया, इसलिए 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा बर्खास्त कर दी गई। और 26 जनवरी 1950, जैसे कि इतिहास है हम सबको पता है, से संविधान जो है लागू हो गया। संविधान जब पूर्ण हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां
और 22 पार्ट्स थे, पार्ट्स या फिर खंड जो थे। वर्तमान में अनुसूचित जो अनुसूचियां हैं वो बढ़कर 470 हो गई हैं। अनुसूचियां जो हैं 12 हो चुकी हैं और पार्ट्स जो हैं, खंड जो हैं 25 हो चुके हैं। भारतीय संविधान में निम्न देशों से उनके जो कुछ प्रमुख उपबंध हैं वो लिए हुए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका से जो है मूल अधिकार संघीय ढांचा, एक जो यूनियन गवर्नमेंट होगा उसका ढांचा, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति जो होगा वो सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। तीनों जो सेनाएं हैं भारत में उनका जो सर्वोच्च होगा वो राष्ट्रपति होगा। इसका जो उपबंध है, इसकी जो व्यवस्था है वो अमेरिका से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था, अभी जिस संसदीय व्यवस्था को हम लोग देखते हैं वो इंग्लैंड के संसद से ली गई है। इसके अलावा एकल नागरिकता, तो केंद्र में एक सरकार है और राज्य में एक सरकार है, लेकिन देश में जो व्यक्ति है उसकी नागरिकता एक ही होगी, राष्ट्र की नागरिकता। ये व्यवस्था भी इंग्लैंड से ली गई है। कनाडा से जो है केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति एवं संबंध एवं शक्ति का बंटवारा, तो दो राज्य, दो सरकारें जब होंगी, एक राज्य में होंगी दूसरा केंद्र में होगा, तो उनके मध्य जो है शक्ति का बंटवारा कैसे होंगे, मतलब किस पर जो है राज्य के कितने अधिकार होंगे, केंद्र के कितने अधिकार होंगे, किस पर केंद्र कानून बना सकता है, किस पर राज्य कानून बना सकता है। इस प्रकार से शक्ति का जो बंटवारा है इसका कॉन्सेप्ट कनाडा से लिया गया है। फिर आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कॉन्सेप्ट लिया गया है। इसमें ऐसे निर्देश हैं जो ये बताते हैं कि राज्य को जो है उसके लोगों के लिए किस प्रकार के नीति बनाने चाहिए। फिर दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन का प्रावधान लिया गया है, क्योंकि समय के साथ कानूनों में, समय के साथ नियमों में बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। कई कानून जो है समय के साथ अप्रासंगिक रह जाते हैं, तो इसलिए उनमें बदलाव जरूरी है। तो बदलाव का जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो भाव है, जो कि फ्रांस की राष्ट्रीय क्रांति का, फ्रांस की क्रांति का नारा रहा है, वो लिया गया है फ्रांस से। मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार तो थे ही, इसके साथ जो वहाँ के नागरिक हैं उनके मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट रूस से लिया गया है और ये हैं अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A में। हालांकि जब हम देखेंगे, जो प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। और जापान से जो है कार्य प्रणाली या ड्यू प्रोसेस को लिया गया है कि संसद में या सरकार की कार्य प्रणाली किस तरीके से होगी। तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है कि संविधान में संशोधन या आपातकाल, कोई भी एक चीज़ जो है किस देश से लिया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान। सबसे पहले देख लेते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को टेक्स्ट टू टेक्स्ट यहाँ पे नहीं देख सकते, ना ही उसकी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि उसकी व्याख्या इतनी विस्तृत है कि इतने कम समय में उसकी व्याख्या संभव नहीं है। परंतु ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है? तो हाँ है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और प्रस्तावना को संविधान के दूसरे भागों की तरह अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है। तो 1976 में 42वें संशोधन में 42वां संशोधन किया भी गया था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। ये 3 शब्द जो है कब जोड़े गए? 42वें संशोधन में 1976 में जोड़े गए थे। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है 1976 के 42वें संशोधन को। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक ऐसा स्टेटमेंट है या कथन है जो संविधान के ढांचे के बारे में बताता है कि संविधान जो है, संविधान की मूल भावना क्या है, संविधान चाहता क्या है। और ये जो है संविधान बनाने वालों के आशा,
और प्रत्याशा के बारे में बताता है। ये भी बताता है कि संविधान किनके लिए है, किनके द्वारा है। तो प्रस्तावना जो है एक हिसाब से देखा जाए तो संविधान का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो जैसा मैंने कहा कि ये संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, बशर्ते कि संविधान संशोधन में संविधान की जो मूल भावना है वो यथावत रहनी चाहिए, उसकी मूल भावना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो 1973 के केशवानंद भारती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसकी मूल भावना के साथ, उसकी मूल भावना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसकी मूल भावना के साथ कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं दोस्तों जिनकी गारंटी जो है सुप्रीम कोर्ट देता है, संविधान देता है। इसका मतलब इन अधिकारों को लेकर अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कानून जो है आपको संरक्षण देगा। तो मूल अधिकारों की संख्या जो है अभी 6 है। संविधान में संशोधन कर उन्हें कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसके अलावा आपातकाल में जो है मूल अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं, उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो सबसे पहला है, अच्छा ये जो मूल अधिकार हैं ये अनुच्छेद 14 से लेकर 35 के बीच में इनकी व्याख्या की गई है, इनके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता का। तो जैसे स्त्री और पुरुष में जो असमानता है, बायोलॉजिकल असमानता है, वो तो है ही, उसका खंडन नहीं किया जा सकता, परंतु कानून के समक्ष, कानून की नज़र में सब समान होंगे, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति, लिंग या फिर धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है समानता के अधिकार में दिया हुआ। तो अनुच्छेद 15 में किसी भी प्रकार के भेदभाव का, यानी जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर भेदभाव का जो है खंडन करता है अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 पर आपने पिक्चर भी देखी हुई है आयुष्मान खन्ना की। अनुच्छेद 16 जो है नौकरी में सबको समान अवसर उपलब्ध हो, वहाँ पर भी नौकरी में भी जाति धर्म आधार के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, इसका जो है उपबंध किया हुआ है। 17 जो है छुआछूत का अंत करता है, अनटचेबिलिटी का। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 19 से 20 में दिया हुआ है स्वतंत्रता अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है मतलब आप भारत देश में जहाँ के आप नागरिक हैं कहीं पर भी स्वतंत्रता से आ जा सकते हैं, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के व्यवसाय को आप चुन सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता जो है आपको अनुच्छेद 19 से 22 में दी हुई है। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है। तो इसमें अनुच्छेद 24 जो है, खासकर अनुच्छेद 24 ये सुविधा देता है कि 14 वर्ष से कम के किशोरों को किसी भी हजार्डस यानी जिसमें जान माल का नुकसान हो, ऐसे पेशे में, किसी भी जान माल के नुकसानदायक पेशे में मजदूरी पर नहीं रखा जा सकता। इसकी सुविधा जो है देता है अनुच्छेद 24। उसके अलावा भी प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि यदि उसके खिलाफ शोषण होता है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके, उससे वो अपनी बचाव कर सके। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं, अगर आप वयस्क हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप कौन से धर्म को अपनाते हैं तो धर्म को अपनाने, उसके विश्वासों पर चलने, उसके अनुसार आचरण करने, इसके साथ ही उसको बढ़ावा देने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। ये जो है अनुच्छेद 25 से 28 में लिखा हुआ है। फिर अनुच्छेद 29 से 30 जो है आपको सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक या शिक्षा संबंधी अधिकार देता है। तो ये सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 29 से 30 जो है ये
माइनॉरिटीज़ के लिए या फिर अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है, ये अधिकार देता है कि अल्पसंख्यक कौन है, जिनकी संख्या कम रह गई है अनुपात में, जो बाकी हैं, बाकी जिनकी संख्या अधिक है, तो वे अपने संस्कृति, वे अपने लिपि, अपने धरोहरों को संजोने के लिए शिक्षा संबंधी ये शैक्षणिक जो है संस्थाएं खोल सकते हैं, उसके लिए वे प्रयत्न कर सकते हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए शैक्षणिक संस्था वे खोल सकते हैं, चला सकते हैं। ये इसका उपबंध जो है इसके बारे में जो है आपको अनुच्छेद 29 से 30 में दिया हुआ है। फिर अनुच्छेद 32 से 35 जो है आपको संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता देता है। संवैधानिक उपचारों का मतलब ये है कि अगर इनमें से किसी भी आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप उसकी रक्षा के लिए कोर्ट जा सकते हैं, कानून की सहायता ले सकते हैं। आप जिला कोर्ट जा सकते हैं, आप सेशन कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, या फिर उच्चतम न्यायालय तक भी जा सकते हैं। तो ये जो है 32 से 35 में दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है 1 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन की किस अनुच्छेद में जो है कौन से अधिकार के बारे में दिया हुआ है। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 29 से 30 के बाद 32 से 35 चालू हो जाता है, एक 31 यहाँ पे मिसिंग है। 31 अनुच्छेद 31 जो है मिसिंग है। तो पहले क्या था दोस्तों कि मूल अधिकार 7 होते थे, पहले मूल अधिकार 7 होते थे और उसमें संपत्ति का अधिकार भी जो है सम्मिलित था। 44वें अमेंडमेंट में, 44वें संशोधन में इसे मूल अधिकार से हटाकर एक वैधानिक अधिकार या फिर लीगल राइट कर दिया गया है। इसे मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसे अब जो है लीगल राइट या फिर वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार कर दिया गया है। तो इसके बारे में आर्टिकल 31 में था। ये तो हो गए मूल अधिकार। अब हम देख लेते हैं मूल कर्तव्य। कॉन्सेप्ट है वो रूस से लिया गया है। तो हमारे 11 मूल जो हैं अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। अनुच्छेद 51A में ये ऐसे कर्तव्य हैं जो प्रत्येक नागरिक को, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जिनको अधिकार दिए गए हैं, वे अपने कर्तव्यों के भी पालन करें, ताकि एक संविधान के मूल भावना के अनुसार एक राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। परंतु मूल कर्तव्यों की अनिवार्यता नहीं है, इनके तोड़े जाने पर या इनका उल्लंघन करने पर कानून में सजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए व्यवहारिक तौर पर इनका कोई औचित्य नहीं रह जाता। परंतु फिर भी एक जागरूक नागरिक होने के कारण के चलते हमें पता होना चाहिए कि हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। एक बार देख लेते हैं इन्हें। तो सबसे पहला कर्तव्य है संविधान का पालन। संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र के अंदर जो भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और उनके जो प्रतीक हैं उनका हम सम्मान करें। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भी हमारे राष्ट्रीय आदर्श थे उनका हम सम्मान करें, उनका पालन करें। देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता की हम रक्षा करें। चौथा, देश की रक्षा करें और जब भी आवश्यक हो देश की रक्षा के लिए जब भी हमको पुकारा जाए तो हम उसमें सम्मिलित हों। पांचवा, समानता और समरसता की भावना का निर्माण। तो हम अपने समाज में जितने भी प्रकार के भेदभाव हैं, चाहे वो लिंग के आधार पे हो या जाति के आधार पे या धर्म के आधार पर, उन सबको दूर करें और समरसता की भावना का जो है निर्माण करें समाज में। छठवां, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करें। जो भी हमारे स्मारक आदि हैं उनकी रक्षा करें, बजाय कि उसमें पत्थर से खोद खोद के अपना नाम लिखें। फिर सातवां है पर्यावरण। हमारे आसपास का जो आवरण है, जिसमें नदी है, झील हैं, जंगल हैं, ये सब से हम प्रेम रखें, प्राणी मात्र से हम प्रेम रखें, जो जानवर आदि हैं, और उनके संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए प्रयास करें। आठवां, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन एवं सुधार, ये भी हमारे कर्तव्य हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, हम चीज़ों को अंधविश्वास से देखना बंद करें, ज्ञानार्जन करें, नए ज्ञान अर्जन करें और लगातार अपने में सुधार करें।
9वां सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा ना करें। तो जो रैली वैली आदि में या हड़ताल आदि में जो सार्वजनिक संपत्तियों का जो नुकसान किया जाता है, हिंसा जो किया जाता है, वो नहीं करना भी हमारा कर्तव्य है। फिर 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्कृष्टता का प्रयास। हम खुद भी तो हैं, उत्कृष्ट होने का प्रयास करें जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं या जिस इंस्टीट्यूशन पे हम काम कर रहे हैं, तो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, फिर एक राज्य के रूप में और एक देश के रूप में उत्कृष्ट होने का प्रयास करें। और आखिरी है 11वां नंबर का जो कर्तव्य है कि 14 वर्ष से कम के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षा दिलाने का काम जो है प्रत्येक नागरिक करे। ये हमारे 11 मूल कर्तव्य निर्धारित हैं। सूचना का अधिकार, इसको 2005 में जो है यूपीए गवर्नमेंट ने लाया था और इस अधिकार इसको रखा गया है आर्टिकल 19(1) में, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है। स्वतंत्रता के अधिकार। तो सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार हमको ये अधिकार देता है कि हम जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या स्वयं सरकार है, उसके कार्यों का लेखा जोखा, उसके खर्चों आदि का जो है हिसाब किताब हम लिखित आवेदन के द्वारा जो है प्राप्त कर सकें। अगर ये जानकारी ज़्यादा पन्नों का हुआ तो कुछ एक निश्चित राशि देकर वो अधिकार जो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना का अधिकार हमको, जो जनता है उनको ये इस तरीके से सक्षम बनाता है कि वो चेक कर सके कि पारदर्शिता बनी रहे, कुछ जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन पर अंकुश लग सके। तो इसे जो है सूचना का अधिकार को लोकतंत्र का रक्षक भी कहा जाता है। लोकतंत्र का रक्षक। 2005 में इसके आने के बाद से लेकर अभी तक बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं दोस्तों, जहां पर जो है सरकारी संस्थाओं में सरकारी कर्मचारियों को द्वारा या सरकारी संस्थाओं में जो है भ्रष्टाचार के बड़े बड़े केसेस जो हैं पकड़े गए। और सूचना के अधिकार को सामान्य तौर पे हम कहते हैं आरटीआई, बोलचाल की भाषा में इसी नाम से जाना जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सूचना के अधिकार के तहत ही सरकार आदि संस्थाओं पर चेक लगाने के लिए इस तरीके के काम ही करते रहते हैं, जिनको हम आरटीआई कार्यकर्ता कहते हैं। कार्यकर्ता, समाचार में आपने कई न्यूज़ भी सुने होंगे जिस पर आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले आदि हुए हैं ताकि उनको हतोत्साहित किया जा सके। तो सूचना का अधिकार एक तरीके से सरकार पर जो है लगाम लगाने का काम करता है और ये अधिकार देता है हमको कि सरकार और जनता के बीच जो है पारदर्शिता बनी रहे। अगला हम देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो राष्ट्रीय प्रतीक ऐसे प्रतीक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का, भारत का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे तो पहला है ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम कहते हैं तिरंगा। तिरंगा क्यों? क्योंकि 3 रंगों की पट्टियां होती हैं इसमें, 3 रंगों की पट्टियां होती है इसमें। सबसे पहला केसरिया, दूसरा श्वेत और तीसरा हरा। और इसके बीचों बीच जो है एक नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। तिरंगे ध्वज को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को जो है स्वीकार किया गया था। तो केसरिया जो रंग होता है वो शौर्य और त्याग का प्रतीक होता है, श्वेत जो है शांति का प्रतीक होता है और हरा रंग जो है हरियाली का, खुशहाली का प्रतीक होता है। जो नीला रंग पे बना ये जो चक्र होता है 24 तीलियों वाले, ये 24 का मतलब होता है 24 घंटे और चक्र का मतलब होता है गतिमान, चलायमान। तो राष्ट्र जो है 24 घंटे गतिमान है, चलायमान है, उत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर है, ये इसका प्रतीक है। और इससे प्रश्न पूछ देता है कभी कभी कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, तो इसकी जो लंबाई
और चौड़ाई का अनुपात है वो होता है 3:2। यानी अगर किसी राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई अगर 3 मीटर हुई तो उसकी चौड़ाई जो होगी वो 2 मीटर होगी। ये तो हो गया राष्ट्रीय ध्वज। अगला है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। तो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो उसमें क्या है अशोक स्तंभ में कि 4 सिंह बने हुए हैं। 3 ही सिंह यहाँ से दिखते हैं, 4 सिंह हैं। एक स्तंभ पे जो है 4 सिंह हैं, उसके नीचे यहाँ पे चक्र बना हुआ है। यही चक्र जो है आपके तिरंगे झंडे में भी लिया हुआ है। और जो उसका बेस बना हुआ है उसके एक तरफ जो है अश्व है और दूसरे तरफ जो है बैल है। और नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा होता है। सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये जो शुक्ति है, ये जो कथन है, ये लिया गया हुआ है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये सत्यमेव जयते। तो ये हो गया राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय चिन्ह। अगला है राष्ट्रगान। तो लोग अक्सर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कंफ्यूज होते हैं। तो राष्ट्रगान जो है वो है हमारा जनगण मन। जनगण मन, इसको लिखा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इसके बारे में और क्या पूछ सकता है कि 13 लाइन्स हैं इसमें। 13 लाइन्स हैं इसमें। इसको गाने का जो समय होता है 52 सेकेंड होता है इसको गाने का समय। गाने का समय यानी हर एक लाइन के लिए 4-4 सेकेंड मिलता है। और कुछ विशेष समारोह में जो है जब इस पर धुन बजानी होती है तो 20 सेकेंड के छोटे पार्ट में भी बजाया जाता है। तो ये जनगण मन लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। फिर अगला है हमारा राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत जो है वो है हमारा वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसको लिखा था वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी। इसमें आनंद मठ में, आनंद मठ उसकी रचना है। तो इसमें जो है 6 छंद हैं। 1882 में इसकी रचना की गई थी। 6 छंद हैं, परंतु हम जो है गायन सिर्फ 1 छंद का करते हैं। फिर है राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ। बाघ और सिंह में कंफ्यूज मत होइएगा। जो धारी वाला जो बिग कैट होता है वो होता है बाघ, राष्ट्रीय पशु। पक्षी जो होता है वो है मोर। पुष्प है वो कमल। फल जो है वो आम। वृक्ष जो है बरगद। जलीय जीव जो है 2009 में इसको लिया गया था, यह है गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन, इसको सुस भी कहते हैं। नदी, राष्ट्रीय नदी है गंगा, पवित्र नदी भी जिसको बोलते हैं। राष्ट्रपिता के बारे में आप सबको पता है, ये हैं हमारे महात्मा गांधी। राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। राष्ट्रीय भाषा पर ध्यान देंगे, राष्ट्रीय भाषा
हिंदी नहीं है दोस्तों। भारत की संवैधानिक रूप से कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, परंतु 22वीं अनुसूची से 22वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो उन्हीं 22 भाषाओं में से 2 हिंदी इंग्लिश को जो है कार्य भाषा के रूप में लिया गया है। सर्वोच्च पुरस्कार जो है हमारे देश का वो है भारत रत्न। भारत रत्न इसे जो है साहित्य, कला, खेल और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों की श्रेणी में जो है दिया जाता है। भारत रत्न को सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रश्न में कई बार हमसे ये जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रीय पशु, पक्षी, पुष्प, फल, इनके साइंटिफिक नाम पूछ देता है, इनके वैज्ञानिक नाम कई बार पूछता है, वो हम देख लेते हैं। तो बाघ का जो है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। साइंटिफिक नाम में 2 खंड होते हैं। मोर का जो है वो है पावो क्रिस्टेटस। कमल का नेलम्बो न्यूसिफेरा। आम का जो है मैंगीफेरा इंडिका। तो सामान्य तौर पे इनके वैज्ञानिक नाम से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। जैसा मैंने ध्वज के बारे में बताया या चिन्ह के बारे में बताया, उनके बीच से भी कोई एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय चिन्ह है कहाँ से लिया हुआ है, या ध्वज में जो है आपके लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, या राष्ट्रगान में कितने लाइन होते हैं। इस प्रकार से